गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 7 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो वीडियो देखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। आप हमारी PDF के रूप में भी पिछले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इन पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पर ही PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीट सुपर स्पेशलिस्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सुमित हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं रेवाड़ी ज़िले के, और इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीच में यही हैं सुमित, और इनके दोनों तरफ इनके माता पिता खड़े हैं। शहर के मॉडल टाउन में रह रहे अंग्रेजी के लेक्चरर रतन कुमार मेहता के बेटे डॉक्टर सुमित यादव ने नीट सुपर स्पेशलिस्ट की प्रवेश परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पूरे देश में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। साधारण से परिवार के इस बेटे की असाधारण उपलब्धि से सिर्फ उनके परिवार का ही नहीं बल्कि हर शहरवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। सुमित का परिवार मूल रूप से जिला के गांव रामगढ़ का रहने वाला है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता ने काफ़ी समय पूर्व ही शहर में अपना घर बना लिया था। पिता रतन कुमार मेहता जहां गांव बीकानेर के राजकीय स्कूल में अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, वहीं मां की बात करें तो इनकी मां अनसुईया यादव भी विज्ञान की शिक्षिका हैं। आरंभ से ही पढ़ाई में कुशाग्र डॉक्टर सुमित ने बेहतरीन रैंक के आधार पर वर्ष 2009 में PGIMS रोहतक में MBBS में प्रवेश पाया था। सरकारी कॉलेज से वर्ष 2014 में उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। हाल ही में 15 सितंबर को उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट सुपर स्पेशलिस्ट की परीक्षा दी थी। अखिल भारतीय स्तर पर देश भर में प्रथम स्थान वाले डॉक्टर सुमित यादव के सम्मान में शहरवासियों की ओर से 5 दिन पूर्व ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में केवल डॉक्टर सुमित ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया गया। तो ये अच्छी बात है, जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रतिभा काफ़ी अच्छे से दिखा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और यूरोपियन देश में पानीपत से हैंडलूम प्रोडक्ट की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है 1%। अमेरिका और यूरोपियन देश में पानीपत से हैंडलूम प्रोडक्ट की मांग 1% के करीब बढ़ गई है। पहले 3% एक्सपोर्ट होता था, जो कि अब बढ़कर 4% हो गया है। पहली बार अमेरिका व यूरोप कंट्री कॉटन बाथ मैट की डिमांड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ के एक्सपोर्टर चीन का लेबल हटाने के लिए पॉलिस्टर की जगह कॉटन पर जा रहे हैं। ब्राज़ील वाले पहली बार पानीपत से कंबल मंगा रहे हैं। एक्सपोर्टरों की डिमांड बढ़ने से हैंडलूम इंडस्ट्री की मांग भी बढ़ी है। एक्सपोर्टरों की उम्मीद है कि 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस सीज़न में बढ़कर 15,000 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। बुलंद उड़ान संस्थान के स्थापना दिवस पर हरियाणा के किस गांव की 300 महिलाओं को घूंघट प्रथा से आज़ाद किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दौलतपुर गांव की महिलाओं को। बाल मजदूरी, बाल विवाह व कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर जिले भर में काम कर रही सामाजिक संस्था बुलंद उड़ान ने अपने स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को खास बनाने के लिए तथा जिले में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए गांव दौलतपुर की 300 महिलाओं को घूंघट प्रथा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनके परिवार के लोगों को भी इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए राजी किया गया है। इसी के चलते 8 अक्टूबर को गांव दौलतपुर में आयोजित होने वाले संस्थान के कार्यक्रम में गांव की 300 महिलाएं अपने परिवार की मौजूदगी में ही घूंघट की कुप्रथा को छोड़ेंगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बेहतर सुझाव देने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल में। जिला विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों और विज्ञान मॉडल के लिए नए सुझाव ऑनलाइन मांगे जाएंगे, जिससे भविष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिल सकेगा। मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी तथा
उच्च विद्यालय एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सुझाव दे सकते हैं। विद्यार्थियों को मॉडल तैयार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की ओर से 10,000 की आर्थिक सहायता विद्यार्थी के खाते में प्रदान की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच रचनात्मक और अभिनव सोच की संस्कृति को बढ़ाना है। श्रेष्ठ 7 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें हरियाणा के किन 2 स्टूडेंट ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है केशव अग्रवाल व हर्षवर्धन अग्रवाल, इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो हर्षवर्धन अग्रवाल ये यहाँ फोटो में देख सकते हैं। केशव अग्रवाल भी मैं आपको दिखा दूंगा उनकी फ़ोटो, ताकि आप अच्छे से उन्हें भी याद रख पाएँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम्स एडवांस्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। टॉप 10 में हरियाणा के 2 स्टूडेंट आए हैं। पहला तो हर्षवर्धन अग्रवाल है और दूसरा केशव अग्रवाल है। गुड़गांव के केशव अग्रवाल ने 229 अंक के साथ 5वां रैंक हासिल किया है, और सोनीपत के हर्षवर्धन अग्रवाल ने 325 अंक के साथ 9वां रैंक हासिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं केशव अग्रवाल। केशव प्रदेश में टॉपर व हर्षवर्धन दूसरे स्थान पर आए हैं। लड़कियों में रुड़की जोन की कनिष्ठ मित्तल टॉपर रही हैं। उन्होंने 396 में से 315 का स्कोर किया है। उनकी IAR जो है वो 17 है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पिछले साल के मुकाबले अकेले महिलाओं के खिलाफ 20.40% अपराध कम हुए हैं। तो ये हुए हैं रोहतक के अंदर। जिले में वर्ष 2020 की प्रथम 9 माह में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 20.40% की कमी आई है। सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन में क्राइम ग्राफ का ही रहा है। इस बार झूठे मुकदमे भी पिछले साल की बजाय कम हुए हैं। अगर 2019 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 87 केस कैंसिल हुए हैं, तो इसी साल अब तक 76 मामले भी केस किए जा चुके हैं। इस दौरान दुष्कर्म के मामले 37.5% तक कम हुए हैं। इसके बाद है हाल ही में किस संस्थान के द्वारा किए गए सर्वे में खुलासा हुआ है कि पशुओं में संतुलित आहार न खिलाने की वजह से दूध उत्पादन क्षमता कम हो रही है। तो ये जो संस्था ने किया है वो है लुआस संस्था ने ये सर्वे किया है। लुआस के पशु पोषण विभाग की तरफ से हरियाणा के हिसार, करनाल, रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, सिरसा आदि जिलों में पशुओं पर कराए सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है। अब विभागीय अधिकारी पशुपालकों को मीडिया के साथ साथ गास्टी SMS भेजकर भी पशु स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अपनाने की अपील कर रहे हैं। लुआस के सर्वे में सामने आया कि प्रदेश के रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल में कुछ पशुपालक जहां संतुलित आहार के बजाय पशुओं को सिर्फ अनाज दे रहे हैं, तो कुछ सिर्फ खल या फिर कुछ सिर्फ बिनोले ही इन्हें खिला रहे हैं, जो कि एक संतुलित सांद्र मिश्रण नहीं होता है। इसलिए पशु दूध कम देता है और कमज़ोर हो जाता है। पशुओं के लिए संतुलित आहार के 3 घटक होते हैं, जिसमें सूखा चारा आता है, हरा चारा आता है और सांद्र मिश्रण आता है। सूखा चारा में गेहूं का भूसा, धान की पराली, बाजरा आदि शामिल होते हैं। पशुओं को पूरे वर्ष हरा चारा खिलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और ऊर्जा के साथ साथ जुसरामीन होते हैं, जो सूखे चारे को पचाने का काम करते हैं। हरे चारे के सेवन से पशु का दूध भी उच्च व अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने वाहनों पर किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये कर दिया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य। सड़क पर चल रहे हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। वाहन पर अब यह नंबर प्लेट न मिलने पर पुलिस अब प्राथमिकता से चालान कर रही है, लेकिन हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने में जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है।
उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है जिनके पास पंजाब, हिमाचल व यूपी नंबर के पुराने अर्थात 6 से 8 साल पुराने वाहन हैं। फिलहाल 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन हुए वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट सोनीपत में ही लगाने की सुविधा है, लेकिन इससे पुराने वाहनों को नंबर प्लेट लगाने के लिए उसी स्टेट में जाना होगा। सोनीपत में हर दिन 500 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बन रही हैं। यह अथोराइज्ड वर्कशॉप कंपनी के अधिकृत सेंटर पर लगवाई जा रही हैं। 1 महीने में करीब 15,000 नंबर प्लेट बनाकर लगाई जा रही हैं। इस रफ्तार से 1 साल में लगभग 1,80,000 ही नंबर प्लेट लग पाएंगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हाई सिक्योरिटी प्लेट का लगाने का जो चार्ज है वो सरकार के द्वारा क्या लिया जा रहा है। तो ये चार्ज लिया जा रहा है, कार की जो फ़ीस है उस पर 701 रुपये, स्कूटी की फ़ीस पर 274 रुपये, बाइक की फ़ीस पर 253 रुपये और ट्रक की फ़ीस 666 रुपये यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की फ़ीस के तौर पर लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्लेट के क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी अब हम देख लेते हैं। चोरी व लूटी गई बाइक को ट्रेस करना इस नंबर प्लेट से बेहद आसान हो जाएगा। इस नंबर प्लेट पर लेज़र कोड होता है। यह कोड कंप्यूटर पर HSRP की साइट पर डालते ही वाहन की पूरी जानकारी दे देता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डुप्लीकेट भी नहीं बन सकती है। इसके प्लेट पर नंबर उभरे हुए होते हैं। इसके साथ यह नंबर प्लेट स्नैप्स लॉक लगी होती हैं। सोनीपत में फ़िलहाल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके चलते जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब बेहद ही ज़रूरी भी हो गया है। इसके साथ नीले व संतरिया कलर का होलोग्राम भी लगाना होगा। नीला पेट्रोल व CNG की गाड़ी पर लगेगा और ऑरेंज डीजल की गाड़ियों पर लगाया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में किस PGI में ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज कारगर रही है। तो ये रही है चंडीगढ़ ऑक्सफोर्ड PGI के अंदर। PGI में अभी ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसका रिस्पॉन्स अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। PGI में इस वैक्सीन की पहली डोज कारगर रही है। यहाँ अब तक 42 वॉलंटियर्स को ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। अभी तक किसी भी वॉलंटियर्स में पहली डोज के नेगेटिव लक्षण सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन दूसरी डोज के ट्रायल के बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन के ट्रायल के लिए अब तक उन लोगों की स्क्रीनिंग की गई जो 18 साल के ऊपर के हैं। 28 दिन पूरे होने के बाद 29वें दिन दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद ही ट्रायल की सफलता का पता चल सकेगा। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार किया जाएगा GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। GJU के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय की ओर से इन दिनों कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की परेशानियों व समस्याओं का हल निकाला जा सके। इसी कड़ी में कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म के लिए 1 दिवसीय टीम भी गठित की गई है। इस टीम में विनोद गोयल, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनैना ग्रोवर, विनीत कुमार और दुष्यंत चौटाला शामिल हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया ऐप नंबर यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इन पर अपने प्रश्नों का सही जवाब भी आप ढूंढ सकते हैं। इस नंबर पर स्टूडेंट्स वर्किंग घंटों में अपनी स्टडीज़ व एग्ज़ाम से जुड़े सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ईमेल के द्वारा भी सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब दूसरे राज्यों के किसान किस प्रकार से हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो ये बेच सकते हैं वेब पोर्टल पर पंजीकरण करके। हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। बाहरी राज्यों के जो किसान वेब पोर्टल पर अपनी फसल बिक्री के लिए पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। पंजीकरण कराने का फ़ायदा यह होगा कि सरकार के पास यह पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि हरियाणा के किसानों की कितनी फसल खरीदी गई है और बाहरी राज्यों के किसानों की कितनी धान की फसल खरीदी गई है। हरियाणा राज्य ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से वेब पोर्टल बना रखा है। प्रदेश के किसानों को अपनी फसल की बिक्री के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य
होता है। पिछले दिनों इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि हरियाणा सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों की फसल नहीं खरीद रही है, जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसके लिए हरियाणा के किसानों की फसल की खरीद ही प्राथमिकता है। बाद में दूसरे राज्यों के किसानों की फसल खरीद की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक पदकों में कितने प्रतिशत की साझेदारी रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर, 11% की साझेदारी रही है। विश्व के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक्स में भारत ने आज तक 28 पदक जीते हैं। 28 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे हैं, जो कि एकल स्पर्धा में खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक पदकों में 11% की साझेदारी है। वर्ष 2008 से हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर बार ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है। 2008 में भारत ने 3 पदक जीते थे, जिनमें से 1 पदक हरियाणा के नाम रहा था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यापारी ने पुराने सिक्कों का करेंसी म्यूजियम खोलकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ओम प्रकाश, शिव प्रकाश, दिलीप सिंह या सतीश सिंगल। आपको हमें राइट ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।